गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लोकगीत। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। ये एक निबंध की रचना में लिखा गया लेख है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि लोकगीत क्या है। मतलब लोकगीत है हमारी परंपराओं के आधार पर गाया जाने वाला गीत, जो लोगों के द्वारा गाया जाता है, जो सदियों से चला आ रहा है ना, वही हमारे लोकगीत है। मतलब लोगों द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वही लोकगीत है। और लोकगीत में मतलब बहुत सारी हमारी लोक संस्कृति के विशेष रोचक तथ्य शामिल होते हैं। इसको त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर गाया जाता है और ये है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। और हमारी संस्कृति ही हमारी असली पहचान होती है। क्यों? क्योंकि इस संस्कृति के आधार पर ही हम हमारा जो देश है, हम जो भारतीय हैं, उसकी पहचान कायम रख सकते हैं। और भारतीय संस्कृति जो है बहुत रंगों से मिलकर बनी है और इन्हीं रंगों में संगीत छुपा होता है। और वही संगीत हमारा लोकगीत है, जो लोगों द्वारा विशेष क्षेत्र के आधार पर गाया जाता है। इस लोकगीत को पहले शास्त्रीय संगीत की तुलना में मतलब बुरा समझा जाता था। फिर जनसाधारण और जनता की ओर से इसको थोड़ा इनकी तरफ रुझान बढ़ा, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और इसे अलग दर्जा मिलने लगा। इसमें सबसे लोकगीत भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें आदिवासियों का संगीत अलग होता है, पहाड़ी लोगों का संगीत अलग होता है। इस प्रकार आदिवासी लोग जो होते हैं ना, वो नृत्य भी करते हैं और गाना भी गाते हैं और उसी के आधार पर नाट्य का रूपांतरण भी करते हैं, नाटक भी करते हैं। और इनके जो गीत होते हैं वो 10-10, 20-20 आदमियों के ग्रुप में, झुंड में गाए जाते हैं और उसमें औरतें भी होती हैं और गीत गा गा कर ही वह एक दूसरे की बातों का जवाब देते हैं और इतना तेज़ तेज़ गाते हैं कि चारों ओर की दिशाएं गूंज जाती है। उसी प्रकार पहाड़ियों के गीत भी अपने अपने गीत होते हैं। ये गीत अपनी अपनी विधियों के आधार पर गाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में, जो लोकगीत है वो उसकी उपज वो कहाँ से पैदा हुए हैं? गाँव से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गाँव में सोशल मीडिया तो है नहीं, टीवी मोबाइल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब चीज़ें हैं नहीं। मनोरंजन के साधन क्या हैं? इन्हीं गीतों के द्वारा ही वह अपना मनोरंजन करते हैं। तो ये जो लोकगीत हैं वो इनका जन्म कहाँ से हुआ है? एक्चुअल में कहाँ से हुआ है? गाँव से, ग्रामीण क्षेत्र से। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। देहात ग्रामीण लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग इन लोकगीतों को बढ़ावा देते हैं और वहीं से इनका जन्म हुआ है और उन लोगों में इन लोकगीतों की जान बसी होती है। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत हैं, ये 12 ऐसे कुछ लोकगीत होते हैं जो चैत्र के महीने में, चैता में गाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सावन के महीने में, कुछ ऐसे गीत होते हैं जो 12 महीने ही चलते हों। जैसे क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे होली और बसंत ऋतु में, फागुन में जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे गीत भी होते हैं। और ऐसे गीत होते हैं जो 12 महीने गाए जाते हैं। ऐसे गीत होते हैं जो सावन के महीने में गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जिलों में अपने अपने क्षेत्र के आधार पर गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। ये लोकगीतों के प्रचलित नाम हैं, बंगाल क्षेत्र में हैं। और ये जो गीत थे ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहिनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। राजस्थानी में ढोला मारू के गीत गाए जाते हैं। पंजाबियों में सोहनी, महिवाल के गीत, गुजराती में जैसे गरबा के गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग गीत गाए जाते हैं और वहाँ पर उनके गीतों का बहुत बड़ा वर्चस्व है और वहाँ पर वो आसानी से समझे भी जाते हैं, क्योंकि उनकी बोलचाल की, हमने पहले जब हिंदी ग्रामर में बोलियाँ पढ़ी थी
तो वो क्षेत्र विशेष के आधार पर परिवर्तित हो रही थी ना, कि एक क्षेत्र में आते मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते उस बोली में शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी अपनी क्षेत्र की बोली को तो आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र की बोली को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार गीतों में भी जैसा वो बोलेंगे उसी प्रकार के गीत में, क्योंकि लोक प्रचलन की भाषा में ही इन गीतों का निर्माण होता था, तो जैसे वो बोलते थे उसी प्रकार से उन गीतों का निर्माण किया जाता था और ये लोग बड़े चाव से इन गीतों को गाते थे। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते थे। मतलब ये कोई रचना नहीं करते थे, जो रोजमर्रा के मतलब रोज डेली के जो जीवन में जो विषय होते थे उन विषयों को ये उन गीतों में प्रस्तुत करते थे, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोठा आदि हैं। कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित भी करते हैं। मतलब ये लोग जो हैं इनके गीत पहले रचे नहीं जाते हैं, सिर्फ कल्पना के आधार पर ही ये जो रोज जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, रोजमर्रा के जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के आधार पर ये गीतों की रचना कर लेते हैं और इनकी जो राग है वो भी साधारण सी होती है, आसानी से समझ में आती है और आसानी से हम उसे गा भी सकते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष के आधार पर तो अपनी बोली में ही होते हैं, तो छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब आसानी से उसको समझ जाते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक ही होते हैं, मतलब राग भी इतनी अच्छी होती है जिसको मतलब इन्होंने पहले से तैयार नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई सुरताल नहीं होता है, लेकिन इनकी राग भी आसानी से, महिलाएं पुरुष इसको झुंड में दलों में गाते हैं तो इनका सुर और अधिक ऊंचा सुनाई देता है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा ही इनकी सफलता का कारण है। मतलब आसानी से समझी जा सकती थी तो लोग इसे वो करने लगे, आगे से आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगे और समझ में आने लगे तो वो उसे गुनगुनाते थे और गुनगुना कर ही वह इसको क्या करने लगे, बढ़ाने लगे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये पहुंचने लग गई। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिया या प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब जो ऐसे लोग जो काम करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनकी जो विवाहिता होती है, मतलब उनकी जो पत्नियां होती है, वो अपने प्रिय के बिछुड़ने पर, है ना, उनके परदेश चले जाने पर ऐसे गीत गाती थी, विरह का रस बरसता था, मतलब ऐसे गीत गाती थी, तो वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए थे। बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। मतलब जो व्यक्ति परदेश चले जाते हैं, अपने प्रेमी को छोड़कर, अपनी विवाहिता को छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए चले जाते हैं, उनकी याद में जो गीत गाए जाते हैं वो बिहार में बहुत अधिक लोकप्रिय थे। और वो गीत कहाँ पर, किसने, भोजपुरी भाषा में गाए जाते थे और लोग इन्हें गाँव में घूमते फिरते समूह में गाते फिरते रहते थे, इसलिए वो बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए थे। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हो गया है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो स्त्री पुरुष का अलग अलग झुंड बना, जैसे आप लोग अंताक्षरी खेलते हो ना ग्रुप बांट कर, वैसे ही वो लोग
इस तरह के लोकगीत गाते थे। पहले पुरुषों का टर्न आता था, फिर स्त्रियों का, और वो एक दूसरे के जवाब में, जैसे आपका अक्षर खत्म होता है, लास्ट अक्षर पे आपको गाना है, इस तरह से वो भी एक अंताक्षरी ही थी, लेकिन वो लोकगीतों के आधार पर गाते थे और पूरे दिशाएं हैं वो गूंज जाती थी। लेकिन आजकल इस प्रकार का जो गायन है उसमें कमी होने लगी है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के गाने हैं, आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इन्हें चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। मतलब आपने चैप्टर 10 पढ़ा होगा झांसी की रानी, उसमें हमने पढ़ा था ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर बोलों के मुंह बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो बुंदेलखंड के लोग ही जो थे वो वहाँ की वीरता का बखान करते थे, वहाँ के वीर राजाओं की वीरता का बखान करने के लिए इस प्रकार के लोकगीत गाते थे। उन्हें क्या कहा जाता है? आल्हा कहा जाता है। आल्हा मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में लोगों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें आल्हा कहा जाता है ना। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों का खेल करते हुए गाते हैं। नट रस्सियाँ मतलब जो सर्कस दिखाने वाले जो रोड शो नहीं दिखाते हैं, जो आपने देखा होगा, जो नट होते हैं वो रस्सी पर चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा खेल करते हुए भी वो क्या करते हैं? गीत गाते हुए ऐसा खेल दिखाते। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं। गद्य पद्यात्मक मतलब या तो कहानी के रूप में गाते हैं या फिर कविता के। पद्यात्मक मतलब कविता के रूप में, और गद्य मतलब या तो कहानी के रूप में, है ना। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो रस्सियों पर खेल दिखाते हैं, है ना, रस्सियों पर चढ़कर दो लकड़ियों पर रस्सियाँ बंधी है और उस पर चलते हैं, पैर रख के चलते हैं उस पर। तो ये कैसे करते हैं? वो उस गाने में मग्न होकर इस प्रकार का खेल हमें दिखाते हैं। धन्यवाद।